गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो आज भी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 2 करेंगे, ठीक है। सेट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है सब्जेक्टिव का। बाकी जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, वो सारा का अपलोड हो चुका है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का सारा आप लोग देख लीजिए, एक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस सब से आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब लास्ट टाइम बचा हुआ है आप लोगों का परसों, मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम है एसएसटी का, टाइम बहुत कम है और बढ़िया से आप लोगों को तैयारी करना है। तो बस एक एक बार मॉडल पेपर को पढ़ लीजिए, एक एक क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी लगे समझिए, 2 घंटा 3 घंटा दीजिए और सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक बार पूरा मॉडल पेपर पढ़ लीजिए। और अगर कुछ गेस्ट पेपर भी पढ़ रहे हैं तो उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। बाकी मॉडल पेपर से क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन भी आप लोग के एग्ज़ाम में रहेगा, ठीक है। तो तैयारी कीजिए बहुत बढ़िया से, एग्ज़ाम में आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है। और अभी तक जिन लोगों को मॉडल पेपर के बारे में पता नहीं है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप लोगों को फ्री में पूरा मॉडल पेपर मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे कि अब ये पूरा मेरा जो है हैंड रिटन नोट्स है, इसका आंसर हैंड रिटन हाथ से ही लिखा हुआ है। तो ये आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए, ये सब आपको फ्री में सारा नोट्स ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है अमित एडुकेटो सिटी, यही आप टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह का क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का है 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, जो वेरी शॉर्ट टाइप रहेगा, एकदम ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 2 लाइन में लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ये 2 2 मार्क्स का है आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अच्छा, हाँ, और शॉर्ट टाइप है, वेरी शॉर्ट टाइप में भी 7 है, इसमें 7 में से 5 बनाना है, इसमें भी 7 में से 5 बनाना है। और इसमें दिया हुआ रहेगा आपका 5 क्वेश्चन, जिसमें 3 बनाना है और ये आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कैसे कैसे आंसर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऊपर में दिख रहा होगा, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहीं पे आंसर है, निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। एक लाइन में आप चाहे तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं, काफ़ी है। कि ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसपे सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसी को निरंकुशवाद कहते हैं, ठीक है। ऐसी शाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रित सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इतना ही 2 लाइन अगर याद हो गया तो इतना भी काफ़ी है, आप लिख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो देखिए गांधी जी जो असहयोग आंदोलन वापस लिए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रहा है चौरा चौरी कांड का, ठीक है। चलिए देखिए, तो महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के पूर्ण समर्थक थे, इसलिए जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ ने चौरी चौरा के पुलिस थाने को आग लगाकर 22 सिपाहियों की हत्या कर डाली है तो वह परेशान हो उठे। उन्हें अब विश्वास न रहा कि वे लोगों को शांत रख सकेंगे, ऐसे में उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लेना ही उचित समझा। शॉर्ट में अगर आपसे बात करें तो इतना ही है कि गांधी जी अहिंसावादी थे और चौरा चौरी कांड में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हिंसा हो गया, इसीलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सत्य की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो देखिए सत्य का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, ठीक है। तो वही बंटवारा होगा तो झगड़ा का चांस कम हो जाएगा, चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसीलिए सत्य में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया सत्य की साझेदारी। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कितने घटक होते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो उदारवाद का अर्थ है आज़ादी या स्वतंत्रता होती है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो सत्ता का केंद्रीकरण का विरोध करता है तथा लोगों के स्वतंत्रता का समर्थन करता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ जो आपका फर्स्ट है उसमें से आपको कोई 5 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, 7 में से 5, लेकिन मैं आपको सारा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग का तैयारी बढ़िया से हो जाए। छठा क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। तो देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है। अब देखिए, अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किस जिला में, झारखंड के किस जिला में अभ्रक का सबसे ज़्यादा है, मतलब पाया जाता है, अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय
आय क्या कहलाती है? तो किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भागा देकर निकाली गई आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। देश की कुल जनसंख्या और क्या है, हाँ, देश जो है देश की कुल आय को भागा दे देना है देश की कुल जनसंख्या से, यही प्रति व्यक्ति आय। अब आ जाएगा शॉर्ट टाइप जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी आपको किन्हीं पांचों को करना है। देखिए, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आंसर आप जब भी लिखिएगा कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट वाइज लिखें। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट में लिख दीजिएगा, काफ़ी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। देखिए, नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्र को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। पहला क्या बदलाव था? तो नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसके तहत जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर देना। ठीक है, सिविल कोड यानी जन्म के आधार पर जो भी सुविधा मिलता है उसको समाप्त कर देना। सेकंड है, उन्होंने हर नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए तथा संपत्ति के अधिकार को बहाल किए। ठीक है, सभी नागरिकों को क्या समान अधिकार मिला। थर्ड, यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए गए। और फोर्थ, उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और किसानों को भूदास और जमींदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। ये आपका हो गया। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन बोला है। मुद्रण संस्कृति यानी जब पेपर छपने लगा, कॉपी ये किताब छपने लगा, तो इस तरह से राष्ट्रवाद में किस तरह से विकास में मतलब मदद मिला है। देखिए, कॉमन सा बातें हुआ क्या था, जब पेपर ये सब छपने लगा था, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी, तो जो मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए बता रहे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली में कविता लिखे, कविता लिख करके अपना देशवासी लोगों को जागरूक किए। ठीक है, इसी तरह हर कोई कविता कहानी लिख करके देशवासियों को जागरूक किए और राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। चलिए आंसर में थोड़ा देख लीजिए कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद की। पहला पॉइंट, पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासनों की आलोचना की गई। इसमें आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयां एवं शोषण का पता चला। ठीक है, जो बात बोले वही बात है। पत्र पत्रिका पढ़ करके लोगों को पता चला कि अंग्रेज हम लोग का किस तरह से शोषण कर रहे हैं। सेकंड, की कहानियों, कविताओं आदि के द्वारा भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया गया। थर्ड लिख लीजिए, राष्ट्रवादी अखबारों ने क्रांतिकारी विचार को जनता के बीच फैलाया। ठीक है, ये हो गया आपका 3 पॉइंट। अब 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, 1992 के संविधान के पहले और बाद के स्थानीय स्वशासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो देखिए, 1992 के 13वें संशोधन, संविधान का जो संशोधन ने स्थानीय शासन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित है। क्या क्या है? पहला पॉइंट कि 1992 से पहले स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित नहीं होते थे, परंतु 1992 के संविधान संशोधन के पश्चात चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता बन गई थी। ठीक है, संवैधानिक बाध्यता था चुनाव है जो कि नियमित रूप से यानी कि हर 5 साल पे करवाना था। 1992 के संशोधन से पहले निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए सीट आरक्षित नहीं थी। ठीक है, उस समय सीट आरक्षित नहीं था। फिर 1992 में जो 73वां संशोधन हुआ है ना, तो उस संशोधन के बाद से, हाँ, 73वां संशोधन के बाद से आरक्षण दिया गया, सीटों का आरक्षण मिला है। ठीक है, फिर पहला यहाँ महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं थे और अब 1/3 की संख्या में शेष आरक्षित कर दिए गए हैं। ठीक है, 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई है। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला था। कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है मिलान करने का। ठीक है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, तो इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, आप डायरेक्ट आंसर से देख सकते हैं। जैसे आरक्षित वन का मिलान हो जाएगा बी वाला ऑप्शन में कि वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। ठीक है, ये आरक्षित वन कहलाता है। एक होता है रक्षित वन। रक्षित वन का मतलब है कि वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाए। उसके बाद है अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन में देखिए क्या होता है कि सरकार, व्यक्तियों और निजी समुदाय के अधीन वन और बंजर भूमि। ठीक है, ये 3 मिलान हो जाएगा। फिर 12 नंबर में है जूट उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जूट उद्योग को कौन कौन सा समस्या है, तो देखिए 3 पॉइंट इसमें भी लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, जूट से बनी बोरिया की मांग निरंतर कम होती जा रही है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, इसलिए बाजार में इन्हीं कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। और कृत्रिम धागे से बने सामान के बढ़ते हुए प्रचलन में भी जूट उद्योग के लिए समस्या उत्पन्न कर दी। मतलब अभी क्या है ना, प्लास्टिक और ये सब चीज़ का धागा से तो बन रहा है बोरा, तो इसीलिए जूट वाला का उपयोग आदमी लोग कम करता है।
13 नंबर है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से अलग कैसे है, उदाहरण सहित वर्णन करें। ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से अलग कैसे हैं। तो तृतीयक क्षेत्रक में जो क्रियाएं होती है वह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में सहायता करती है। ये क्रियाएं अपने आप उत्पादक नहीं होती परंतु उत्पादक क्रियाओं की सहायक हो सकती हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा किए जाने वाला उत्पादन ट्रकों या रेलों द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंचाया जाता है, कभी कभी माल को गोदाम में भी रखा जाता है। ठीक है, अन्य व्यापारी से टेलीफोन पत्रों द्वारा बात करके या बैंकों से रुपया उधार लेकर माल का भुगतान किया जाता है। ये सारे काम तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसका अर्थ है कि तृतीयक क्षेत्रक सेवा कार्य करता है, ना कि उत्पादन कार्य, इसलिए इस सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रच्छम, तो प्रच्छम नहीं होता है, क्वेश्चन में ही थोड़ा मिसप्रिंट था, प्रच्छन। प्रच्छन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, मतलब दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है। मौसमी, जो मौसम के आधार पर लोग बेरोजगार होते हैं उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आपको एक शॉर्ट में समझा देते हैं कि देखिए मौसम के आधार पर बेरोजगार, मान लीजिए कोई किसान है, तो किसान का क्या है कि बरसात होता है तभी धान का रोपन, धान कटाई, ये सब का काम होता है, तो उस समय रोजगार मिलता है। ठीक है, तो अब गर्मी का मौसम में तो नहीं होता है खेती बाड़ी उतना, तो फिर ये सब जो मजदूर होते हैं जो कृषि क्षेत्र में रहते हैं उन लोग बेरोजगार हो गए, तो ये कहलाया आपका मौसमी बेरोजगार। अब प्रच्छन्न में क्या होता है ना कि कोई मतलब मान लीजिए एक काम करने में 4 आदमी लग रहा है और वहाँ 5 आदमी लगा हुआ है काम कर रहा है। ठीक है, 4 आदमी भी उतना ही काम करता है लेकिन 5 आदमी भी उतना ही काम कर रहा है, तो एक आदमी जो वहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो भी एक तरह से बेरोजगार ही है। ठीक है, उसको प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। अब चलिए पॉइंट वाइज आप क्या लिखिएगा उसको देख लीजिए कि जब श्रमिक कम काम तो कर रहे हो लेकिन उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा हो। ठीक है, वही बात हो गया कि 4 से भी काम चल जाता है लेकिन हम 5 लगाए हुए, तो 5वां श्रमिक का काम तो वो नहीं के बराबर कर रहा है। ठीक है, और मौसमी बेरोजगारी में ये बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि कार्य समाप्त होती है ही लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसे आंशिक या अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं, और यहाँ इसमें वर्ष के निश्चित समय पर बेरोजगारी होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख दीजिएगा इधर प्रच्छन्न बेरोजगारी में कि इस बेरोजगारी में किसी विशेष आर्थिक क्रिया में उत्पादन हेतु आवश्यक से अधिक मात्रा में श्रमिक के लगे होने से है। ठीक है, और यह बेरोजगारी उन उद्योगों में कार्यरत है जो पूरे वर्ष सामान्य वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आइसक्रीम फैक्ट्री ले लीजिए, सिंपल सा उदाहरण है। अब आइसक्रीम फैक्ट्री में तो ठंडा में सिर्फ आइसक्रीम बनता है, गर्मी में तो नहीं, मतलब उल्टा बोलती हैं सॉरी, ठंडा में नहीं गर्मी में बनता है ना आइसक्रीम, तो गर्मी में बनता है, और ठंडा बरसात में तो ना के बराबर बनता है। तो ठंडा और बरसात में ये जो आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता है मजदूर लोग, वो सब तो बेरोजगार हो गया, तो यही हो गया एक तरह से मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। तो देखिए ऊपर वाला में 5 कर लीजिएगा, अब नीचे जो है क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को 3 करना है ना। देखिए बहुत नींद आ रहा है एक्चुअली, ये लिखते अभी आंसर बनाते और लिखते में ही बहुत रात हो जा रहा है, इसलिए काफ़ी नींद आ रहा है, थक गए हैं, बट कोशिश रहेगा कि वीडियो हम कंटिन्यू, टाइम क्योंकि नहीं है, जितना जल्दी हो सके सारा आप लोग को अपलोड करके देते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि मेरियाना और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या मतलब है। अब मेरियाना और जर्मेनिया देखिए, तो फ्रांस की क्रांति के दिनों में कलाकारों ने नारी रूपक का प्रयोग अमूर्त विचारों को प्रकट करने के लिए किया था। ठीक है, कुछ कलाकार ने इन महिलाओं रूपक का प्रयोग एकता के राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में किया। मतलब कलाकार लोग जो थे वो पेंटिंग करते थे, मूर्ति बनाते थे, तो ये सब पेंटिंग बनाए किस लिए, मतलब महिला का रूप बनाए दिखाने के लिए कि राष्ट्रीय एकता, और मतलब राष्ट्रीय एकता को दिखाने के लिए मूर्ति वूर्ति बनाए थे। अब देखिए फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मेरियाना दिया गया, उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया, और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीकों की याद आती रहे। ठीक है, फिर इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया, तो फ्रांस में जो है मेरियाना और जर्मनी में जर्मेनिया। ठीक है,
जर्मेनिया को रूपक माना गया, उसे बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया क्योंकि जर्मन में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो यही है, तो इतना ही याद रखिएगा। फ्रांस में मेरियाना है और दोनों जो है जर्मेनिया हो चाहे मेरियाना, दोनों का क्या है, राष्ट्र एकता का प्रतीक के रूप में रखा गया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन जितना नंबर का रहेगा आप उतना पॉइंट में ही आंसर दीजिएगा। 3 मार्क्स है तो 3 पॉइंट, 4 मार्क्स है 4.5 मार्क्स है तो 5 पॉइंट, 2 मार्क्स है तो 2 पॉइंट। पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा, मार्क्स आपका बहुत अच्छा आएगा, कटेगा नहीं, समझे। अब देखिए, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो लोकतंत्र निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। पहला, उत्तरदायी सरकार का गठन। चलिए, अब उत्तरदायी सरकार का गठन कैसे करता है। तो लोकतंत्र में जनता स्वयं एक उत्तरदायी सरकार का चुनाव करती है। इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में चुनाव नियमित, स्वच्छ और एवं स्वतंत्र तरीके से संपन्न होते हैं। अब सेकंड पॉइंट है कि जिम्मेवार सरकार का गठन। लोकतंत्र में सरकार अपने देश के प्रति जिम्मेवार होती है। जनता लोकतंत्र में सरकार से कामकाज संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकती है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करते हैं जिसके कारण एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, वैध सरकार का गठन। तो वैध सरकार का गठन कैसे करती है। तो लोकतंत्र एक वैधानिक सरकार होती है। जैसे ही कोई सरकार अल्पमत में आते हैं तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है जिससे उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती। इस प्रकार एक वैध सरकार का गठन होता है। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्नलिखित हैं। पहला, कुशल श्रमिक। कुशल तथा सस्ते श्रमिकों किसी भी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो देखिए, सिंपल सा बात है, उद्योग का विकास कैसे हो सकता है। तो पहले तो कुशल श्रमिक हो, एक अच्छा श्रमिक, अच्छा काम करने वाला, जिसके अंदर टैलेंट हो, आइडिया हो कैसे काम किया जाता है। दूसरा, परिवहन सुविधा। तो इसमें लिख सकते हैं कि परिवहन की सुविधा, विशेषकर सड़क और रेल मार्ग का विस्तार उद्योग विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कच्चा माल को कारखाने तक लाने के लिए, उत्पादित माल को खपत केंद्रों तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं जरूरी है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट हो गया कि कुशल श्रमिक चाहिए, परिवहन सुविधा चाहिए, फिर सरकारी प्रोत्साहन चाहिए कि किसी भी उद्योग की स्थापना में सरकारी प्रोत्साहन का भी विशेष योगदान होता है। कच्चे माल की फिर प्राप्ति चाहिए, तो उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें और लिख सकते हैं एक पॉइंट, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, बिजली की व्यवस्था हो गया तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए 80 नंबर की धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसी विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उसे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएगी और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगी। यदि हम विकास को धारणता बना ले तो अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा कि जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। देखिए, कहने का ये मतलब है ना, धारणता का मतलब होता है कि मान लीजिए अभी आप पेट्रोल है आपके पास, ठीक है, हम लोगों के पास संसाधन के रूप में पेट्रोल है, लेकिन हम लोग खूब पेट्रोल जला रहे हैं। मतलब यहाँ से 4 कदम चलना है तो भी बाइक निकालो, थोड़ा सा दूर जाना है तो बाइक निकालो, नहीं भी बाइक का जरूरत है फिर भी बाइक निकालो। बस बाइक और कार, जरा सा 4 कदम के लिए भी लोग कार में घूमता है, तो इससे क्या पेट्रोल जो है हम लोग जला रहे हैं। ठीक है, अब 10 कदम का दूरी पे अगर आपको दुकान जाना है तो भी लोग बाइक से चल जाते हैं। अगर वहाँ पे लोग पैदल चल जाए, साइकिल से चल जाए तो तेल तो बचेगा ना। तो तेल जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा, आगे आने वाला पीढ़ी के लिए बचेगा, और जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे यूज़ होगा। जैसे ट्रक में ये तो इंपॉर्टेंट है, माल जो है इधर से उधर पहुँचाना होता है तो वहाँ पे तो तेल का खपत होगा, वहाँ तो इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ होगा तो देश का विकास होगा। ठीक है, और कम जब खपत होगा किसी संसाधन का तो वो आगे आने वाला जनरेशन भी तो देख पाएगा। मतलब आपका आगे आने वाला पीढ़ी जो है, बाल बच्चा है, उसका बाल बच्चा है, उसको तो पता चल पाएगा ना कि तेल क्या होता है। नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग जैसे बोलते हैं तेल, तो उन लोग को मजाक लगेगा कि ये तेल क्या होता है, पेट्रोल क्या होता है, डीजल क्या होता है। तो धारणता का मतलब वही है कि आप संसाधन का ऐसा उपयोग कीजिए, सीमित उपयोग कीजिए, जहाँ जरूरत है उतना ही कीजिए, ताकि आगे आने वाला पीढ़ी को भी वो संसाधन मिल सके और वो भी उपयोग कर सके। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन है मानचित्र का कार्य है। तो मानचित्र वाला में आपको यहाँ हम क्वेश्चन दिखा देते हैं।
क्वेश्चन को देख लीजिए, बाकी हम आपको मानचित्र का पूरा काम करवा देंगे। ठीक है, अब जैसे काली मृदा कहाँ कहाँ है वो दिखाना है, हीराकुंड बांध दिखाना है, चावल उत्पादक क्षेत्र दिखाना है, भिलाई इस्पात संयंत्र दिखाना है और कोलकाता पटन दिखाना है। ठीक है, तो ये मानचित्र वाला काम है। अब मानचित्र का जो काम है देखिए बहुत सोच समझ के कीजिएगा एग्जाम में। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ जो है, मान लीजिए यहाँ 5 पॉइंट दिया हुआ है मानचित्र में दर्शाने के लिए। अब आप 5 में से पाँचों पॉइंट सही दिखाइए तभी 5 मार्क्स पूरा मिल जाएगा आपको, गलत दिखाइए तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि मानचित्र में कौन कहाँ पे है तो गलती से मत बना दीजिएगा। ठीक है, गलत सलत मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको 5 में से 3 ही करना है, तो कोई 3 को चुन लीजिएगा और वही 3 को बनाइए। अगर मानचित्र में आपको दिक्कत होता है तो रहा बात मानचित्र का, तो वो हम आपका तैयारी करवा देंगे। ठीक है, तो मानचित्र में इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं आता है तो छोड़ देना है, अगर बढ़िया से आता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर का कोई क्वेश्चन अगर आप लिख दीजिएगा ना 5 पॉइंट करके तो 3-4 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हमको लगता है कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया हो। तो वीडियो समझ गए तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो को एकदम दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए फिर हम लोग तुरंत मिलते हैं एक अगले मॉडल सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।